हेलो फ्रेंड्स। तो जो हमारा कल पार्ट अधूरा रह गया था उसका पार्ट 2 आज स्टार्ट करते हैं। कल तक हमने पढ़ा था लुई कौन था, लुई 16 कौन था, वो किस राजवंश से था और किस तरह से उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। प्राचीन राजतंत्र के तहत सम्राट जो था वो अपनी मर्ज़ी से, यानी कि लुई 16 जो था वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी कर नहीं लगा सकता था। ठीक है, जैसे जैसे उस पे कर्ज बढ़ रहा था, उसके 2 अरब लिब्रे का पहले से कर्ज था और 10 अरब लिब्रे का कर्ज और हो गया, तो उसने सोचा कि मैं थोड़ा और कर का प्रावधान करता हूँ, लेकिन वो स्वयं खुद से कर का प्रावधान नहीं कर सकता था। इसलिए उसको एक बैठक बुलानी होती थी। उस बैठक का नाम था एस्टेट्स जनरल। ठीक है, उस बैठक में प्रस्तावों पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। किसको? सम्राट को भी मंजूरी लेनी पड़ती थी। और सम्राट कौन था? लुई 16। एस्टेट जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। जो एस्टेट जनरल थी यानी कि प्रतिनिधि सभा, वो एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होते थे। क्या? उसमें तीनों वर्ग के प्रतिनिधि शामिल होते थे, जिसमें जो पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के लोग थे वो 300 थे, और जो लास्ट वर्ग यानी कि तृतीय वर्ग के लोग थे वो 600 थे। और पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग आमने सामने बैठते थे, और कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के पीछे जो तृतीय वर्ग था वो हमारा खड़ा होता था। ठीक है, लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए एस्टेट्स जनरल बैठक को बुलाया। लुई 16 ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव के लिए एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। ठीक है, क्योंकि वो स्वयं कोई भी कर का प्रावधान नहीं कर सकता था। लेकिन इस प्रकार की जो अंतिम बैठक थी वो 1614 में हुई थी। ठीक है, किसानों, औरतों और कारीगरों को सभा में आना बिल्कुल बैन था, यानी कि वर्जित था। प्रथम और द्वितीय वर्ग, ठीक है, ये लोग आमने सामने बैठते थे और तृतीय लोग जो थे वो उनके पीछे खड़े हुआ करते थे। एस्टेट जनरल के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था, लेकिन तीसरे वर्ग की ये मांग थी कि सभी जन को एक एक मत देने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जो कि एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था। लेकिन जो लुई 16 था उसने इस अधिकार को स्वीकार ही नहीं किया। उसका कहना था कि सभी को एक एक, मतलब कि एक एक वो दे देना चाहिए, क्या? मत दे देना चाहिए। लेकिन जो थर्ड वर्ग था, उनका मानना था कि सभी जन को एक एक मत देना चाहिए, इससे लोकतांत्रिक सिद्धांत होगा, मतलब जो राजतंत्र था उसको लोकतांत्रिक सिद्धांत बन जाएगा वो। तो इसी सिद्धांत को रूसो ने अपनी पुस्तक, ये रूसो कौन सा रूसो है? जॉक रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था। किस सिद्धांत को? कि सभी जन को एक एक मत मिलना चाहिए। लुई 16 ने इसे अस्वीकार कर दिया। तो जो थर्ड वर्ग के प्रतिनिधि थे उन्होंने वर्साई के पास इंडोर टेनिस कोर्ट में जमा हुए और 20 जून को खुद को नेशनल असेंबली घोषित किया। किसने? थर्ड वर्ग के लोगों ने। ठीक है, कब? 20 जून को। उनका नेतृत्व, यानी कि जो उनको लीड किया वो किसने किया? तो मीराबियो और आबे सीए ने। ये नाम है उन लोगों के, 2 जने हैं ये। कौन? मीराबियो और आबे सीए। ठीक है, जो मीराबियो थे, तो मीराबियो कुलीन वर्ग के थे। अब कुलीन वर्ग के थे और वो तृतीय लोगों के साथ भी थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि जो सामंती विशेष अधिकार हैं वो समाज से बिल्कुल ख़त्म हो जाने चाहिए और सबको समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कुछ लोग अच्छे भी होते हैं। आबेसीए पादरी वर्ग के थे। वो भी पादरी वर्ग के थे, और उनका मानना था कि जैसा मीराबियो का मानना था वैसा ही
आबे सीए का मानना था और उन्होंने इस बात को अपनी एक पुस्तक जिसका नाम था तृतीय एस्टेट्स क्या है उसमें लिखा। ठीक है, हाँ, सॉरी। तृतीय एस्टेट के प्रतिनिधि मध्य में एक मेज पर खड़े होकर के बेयली की ओर हाथ करके उन्होंने शपथ ली और नेशनल असेंबली घोषित कर दिया अपने आप को। 14 जून को बस्तिल पर हमला करा उन्होंने, ठीक है, और उसे बिल्कुल तबाह कर दिया अपनी प्रजा से डर कर, क्योंकि जहाँ उन्होंने बस्तिल पर हमला किया, बस्तिल एक जेल थी, ठीक है, जो जेल थी उसके जो कैदी थे उन लोगों को उन्होंने छुड़ा दिया और जो वहाँ पे काम करने वाले थे यानी कि जो सेना थी उन लोगों को मार दिया। ठीक है, अब इन वहाँ जो किसान वगैरह थे उन लोगों ने भी अपना अलग कौंध मचाई हुई थी। कौंध का मतलब है रौद्र रूप धारण किया हुआ था। ठीक, अपनी प्रजा से डरकर लुई 16 ने नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी, यानी कि नेशनल असेंबली को एक्सेप्ट कर लिया। तो 4 अगस्त 1789 में असेंबली ने सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, यानी कि जो सबको अलग अलग अधिकार थे कि केवल 1 और 2 जो फर्स्ट वर्ग और सेकंड वर्ग था उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे कि वे किसी भी प्रकार का कर नहीं देंगे और केवल थर्ड वर्ग ही कर देगा, तो उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया। कब? 4 अगस्त 1789 को। और जो धार्मिक कर था उसको भी बंद कर दिया गया। धार्मिक कर कौन सा था? टाइड। नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार किया। क्वेश्चन बनेगा कि नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप कब तैयार किया? तो ये नेशनल असेंबली फ्रांस वाली नेशनल असेंबली है, यानी कि 1791 में। कब? 1791 में। संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। जो संविधान था, संविधान में कानून बनाने का अधिकार जो था वो किसको था? नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी। अप्रत्यक्ष रूप यानी कि जनता कुछ लोगों को चुनती और कुछ लोग फिर नेशनल असेंबली के अध्यक्ष और सदस्य को चुनते थे। ठीक है, नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाने लगी। सर्वप्रथम जो नागरिक थे वो निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जैसा मैंने बताया। ठीक है, सक्रिय नागरिक जो थे वो केवल 25 वर्ग के युवा पुरुष कह सकते हैं हम, वही लोगों को सक्रिय नागरिक कहा गया। ठीक है, अब संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ करता था। जो संविधान है वो कैसे शुरू होता था? पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ। ठीक है, जिसमें 3 प्रकार के क्या थे? अधिकार थे। कौन कौन से? जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानूनी बराबरी की अधिकार। कानूनी बराबरी का अधिकार। ठीक है, इन तीनों अधिकारों को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। यानी कि जो 3 अधिकार थे, कौन कौन से? जीवन जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानूनी की बराबरी का अधिकार जो था उसको नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में कहा गया। ठीक है, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र 1790 में ले बार्बिये कौन थे? एक चित्रकार थे जिन्होंने एक चित्र बनाया जिसमें राइट में तो फ्रांस दिखता है, यानी कि फ्रांस डिनोट किया जाता है, और लेफ्ट में वो कानून को इंगित करते हैं। राइट फ्रांस होता है और लेफ्ट में कानून होता है। ठीक है, अब कुछ राजनीतिक प्रतीक भी बनाए। कैसे? क्योंकि कुछ लोग पढ़े हुए थे और कुछ लोग नहीं पढ़े हुए थे, तो उन लोगों को किसके माध्यम से? प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने अधिकार घोषणा पत्र को समझाया। किसने? ले बार्बिये ने। जैसे फर्स्ट, टूटी हुई हथकड़ी यानी आज़ादी का प्रतीक, छड़ों का गट्ठर
एकता का प्रतीक, त्रिभुज के अंदर आँख या खुली आँख तो ज्ञान का प्रतीक, राजदंड शाही सत्ता का प्रतीक, अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, एक रिंग बन जाती है जब सांप अपनी जो पूंछ होती है उसको मुंह में लेते हैं तो वो सनातनता का प्रतीक था। लाल फ्राइजन टोपी यानी कि एक लाल कलर की कॉर्न टाइप, जैसे कौन होती है उस टाइप की टोपी, तो यानी दासों द्वारा वो स्वतंत्र होने पर पहने जाने वाली टोपी थी। जब थर्ड वर्ग दासता से समाप्त हो गए तो उन्होंने पुरुषों ने लाल फ्राइजन टोपी को पहना। नीला सफ़ेद रंग फ्रांस के राष्ट्रीय रंग थे। क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से थे, तो नीला, सफ़ेद और लाल। नीला, सफ़ेद, लाल। डैनो वाली स्त्री तो कानून एवं मानवीय रूप। कानून एवं मानवीय रूप किसका प्रतीक है? डैनो वाली स्त्री का प्रतीक। विधिपट यानी समान कानून, सभी के लिए कानून समान है, सभी के लिए कानून बराबर है। एक पत्रकार थे, क्रांतिकारी पत्रकार, जिनका नाम था जियो पॉल मरा। क्या नाम था? जियो पॉल मरा। उन्होंने अपने अखबार में लामी द पब्ल, इसका मतलब है जनता का मित्र, ओनली संविधान पर टिप्पणी की थी उन्होंने। मतलब अपने न्यूज़पेपर में जियो पॉल मरा ने अपना अखबार लॉमी द पब्ल, जिसका मतलब होता है जनता का मित्र, उसमें संविधान यानी फ्रांस का संविधान कहेंगे या असेंबली द्वारा, नेशनल असेंबली द्वारा 1791 में जो संविधान तैयार किया गया था उसका टिप्पणी की थी। ठीक है, थैंक यू। तो नेक्स्ट टाइम, बाय।